नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश और आज हम लोग बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड के स्टॉक के बारे में। तो हम बेसिकली इसका बिजनेस देखेंगे, हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हम इसके शेयर प्राइस, फाइनेंशियल्स, साथ ही साथ दोस्तों इसके वैल्यूएशन, प्रमोटर स्टेक, एफआई एक्टिविटी, डीआई एक्टिविटी, इसके अलावा हम लोग रीसेंट न्यूज़ पे भी ध्यान करेंगे और ये फैसला करने की कोशिश करेंगे इसको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए कि नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव कैसा है, हर वो चीज़ बात करेंगे जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये करती क्या है। तो बेसिकली ट्रक्स, बसेस, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंजन, स्पेयर पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है और पर्टिकुलरली बस मैन्युफैक्चरिंग में ये मार्केट लीडर है। तो ये सीएनजी बसें, डबल डेकर बसें, वेस्टिबुल बसें, जिसका फोटो मैंने नीचे दिया है, वो बनाती है। इंजन स्पेयर पार्ट्स तो मैंने आपको बता दिए। तो बेसिकली जो है इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, इंजन एंड स्पेयर पार्ट्स। अगर दोस्तों इसके स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है, फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बसेस है एंड 10th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ट्रक्स ग्लोबली है। तो आप समझ सकते हैं इसका स्केल काफी बड़ा है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया था रघुनंदन दास सरन जी ने, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे पंजाब से दोस्तों, और वो उस समय करते थे एस्टिन A40 का असेंबली किया करते थे दोस्तों। और बेसिकली उनका मानना था कि पैसेंजर व्हीकल से उनको आगे बढ़ के कमर्शियल व्हीकल की ओर जाना है और इस तरह से उन्होंने बात की लीलैंड मोटर से। और उसके बाद में आप देखेंगे 2007 में एंड 1987 में देखिए हिंदुजा ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया है। और दोस्तों अभी ये कंपनी हिंदुजा ग्रुप के अंदर में आती है। अगर आपने हिंदुजा ग्रुप के बारे में सुना होगा तो इंडसइंड बैंक भी जो है उन्होंने ही बनाई थी, प्रमोटर स्टेक भी अभी वहां पे रखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो ये फुल रेंज ऑफ द ट्रक्स बनाते हैं। हम अगर बात कर लेते हैं डिफेंस के लिए भी जो है काफ़ी सारे व्हीकल्स बनाते हैं। इसके अलावा जो है 16 से 80 सीट्स की बसेस ये लोग बनाते हैं। काफ़ी सारे जो है इंजन्स वगैरह बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉज करके जो है किस किस तरह के व्हीकल्स ये लोग बनाते हैं। तो फुल्ली ये लोग जो है कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर में है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों इनके बिजनेस पोर्टफोलियो की, तो इसको इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें मंदी कम से कम आए। तो आप देख सकते हैं लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो लगते रहते हैं, बार बार लगते रहते हैं, तो वो ये लोग बनाते हैं। डिफेंस के इक्विपमेंट्स, डिफेंस लॉजिस्टिक वाली चीज़ों को ये लोग तैयार करते हैं। और उसके बाद में उसके लिए स्पेयर्स लगेंगे, इंजन्स वगैरह खराब हो गया तो वो चीज़ें लगेगी, तो वो मैन्युफैक्चर करते रहते हैं। साथ ही साथ ये लोग पावर जनरेटर्स और बहुत सारे दूसरे जो है इंजन्स ये लोग तैयार करते हैं। तो इनके पास में टोटल 1,70,000 व्हीकल्स की एनुअल कैपेसिटी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी है। अगर दोस्तों इसके शेयर प्राइस की बात करते हैं तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 14 मई को जो है मैंने जो ये वीडियो बनाया, उस समय ये 48 रुपीज़ का इसका शेयर प्राइस दिख रहा है। और 5 साल में आप देखेंगे तो 32% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 14,310 करोड़ का यहाँ पर दिखता है और ये मार्केट के कंपेयर में ज़्यादा वोलेटाइल दिखता है। अगर दोस्तों मैक्सिमम इसके चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 2014 के बाद से ये बढ़ना शुरू हुआ, 2018 तक लगातार बढ़ते गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद में आप देखेंगे 2018 मई के बाद में जो है इसका गिरना बदस्तूर जारी है। और कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से आप देखेंगे स्लो डाउन तो बहुत ज़्यादा आ गया है, इसकी वजह से ये और ज़्यादा गिर गया और अभी इसका प्रेजेंट प्राइस जो है 48 रुपीज़ पर आ गया है। इस मैक्सिमम समय के अंदर में वो 167 तक ऊपर गया है। प्रेजेंट प्राइस है इसका 3 टाइम्स इसका प्राइस गया है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप नया डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक और जीरोधा से खुलवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पिन कमेंट में भी मिल जाएगी, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलो दोस्तों अब बात करते हैं इसके थोड़े फाइनेंशियल्स की। तो अशोक लीलैंड के फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिखेगा। अगर हम लोग बात करते हैं उसके रेवेन्यू की, जो 2014 मार्च के अंदर में 11,000 करोड़ के करीब करीब था, वो जो है 3 गुना बढ़ के 33,000 करोड़ हो गया है 2019 मार्च के अंदर में। Q4 FY20 के रिजल्ट्स आने बाकी है, तो 2020 का जो है फुल फिगर मैं आपको यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2014 और 15 में आप देखेंगे तो ये लॉस में थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है और अपने नेट प्रॉफिट को मार्च 2019 के अंदर में 2100 करोड़ से पहुंचा है। और ये सेम चीज़ जो है उनके शेयर प्राइस के अंदर में रिफ्लेक्ट भी होती है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था 2018 तक जो है ये बढ़ते चले गए, लेकिन उसके बाद में जो है ये डाउन होते चले गए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये पैरामीटर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। आप देखेंगे 2014-15 में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन दोस्तों 2016 से लेकर 2018 तक बदस्तूर इन्होंने उसको मेंटेन किया है लगभग 18% पर, विच इज़ क्वाइट गुड। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इनके लास्ट
4 क्वार्टर्स की, तो यहाँ पर थोड़ी जो है चिंता वाली बात आती है, यहाँ पर पूरा स्लो डाउन का असर दिखता है। मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों राइट साइड से मार्च 2019 से। तो दोस्तों अगर मार्च 2019 में देखूंगा 9900 करोड़ का इनका टर्नओवर था, जो कम होकर 6600 करोड़ हो गया, जो फिर कम होकर 51 करोड़ हो गया, और दिसंबर 2019 में आप देखेंगे 5200 करोड़ हो गया, और मार्च 2020 के अंदर में हो सकता है कि वो और कम हो जाए। और इसका असर देखिए दोस्तों, इसका असर इसके नेट प्रॉफिट पे पड़ेगा, जहां मार्च 2019 के अंदर में इनका नेट प्रॉफिट 749 करोड़ था दोस्तों, वो कम होते होते देखिए दोस्तों 100 करोड़ के भी कम हो गया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनके लेटेस्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है दिसंबर 2019, वहां पर आप देखेंगे तो इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो सिर्फ 56। अगर दोस्तों बात करते हैं इनके ऊपर में जो लॉन्ग टर्म डेट है उसकी बात करते हैं, तो ये लगभग 300 करोड़ के करीब करीब दिखती है, जो पहले बहुत ज़्यादा थी। आप देखेंगे मार्च 2015 के अंदर में तो ये 2500 करोड़ दिखती थी, उससे कम होते होते जो है 300 करोड़ रुपए पर आई है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की बात करें तो वो भी 300 करोड़ पे दिखती है, तो ये ग्रेजुअली जो है अपनी डेट को पे करते हुए आए हैं। अगर इनकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें कि कितने टाइम्स इनका प्रॉफिट आता है कि वो अपने इंटरेस्ट को कवर कर सके, तो देखिए यहाँ पे 2.9 दिखता है, तो ये काफ़ी रीजनेबल दिखता है। तो यहाँ पर कंपनी अपनी डेट को जो है रीपे करती आ रही है, ये काफी अच्छा दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी के पास में कैश फ्लोस अच्छे हैं। दोस्तों अगर फ्री कैश फ्लोस की बात करें तो 2018 में तो इनके पास में अच्छे खासे की फ्री कैश फ्लोस थे, लेकिन आप देखेंगे 2019 के अंदर में इनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है वो निगेटिव है। उसके बाद में इन्होंने कैपिटल एक्सपेंशन किया है, इक्विपमेंट्स वगैरह प्लांट प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर आपको निगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है, और इसका पनिशमेंट दोस्तों उसके शेयर प्राइस में उसको मिला भी है। अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, तो यहाँ पर प्रमोटर स्टेक देखिए दोस्तों 51% है, मजबूत है, लेकिन दोस्तों उसी में से आप देखेंगे 9.26% यहाँ पर प्लेज किया हुआ है, तो ये चिंता वाली बात दिखती है। लेकिन दोस्तों और भी चिंता वाली बात दिखती है इस स्लाइड के अंदर में, जहां आप देख सकते हो FII और DII एक्टिविटी। दोस्तों यहाँ पर FII DII आप देखेंगे दोस्तों मार्जिनली बढ़ते चले जा रहा है, 32% पर आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप दो चीजें देखिए, यहाँ पर जो DII है यानी कि जो भारत के म्यूचुअल फंड कंपनी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, लेकिन FIIs यहाँ से निकलते जा रहे हैं। दोस्तों वैसे शेयर मार्केट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें कहा जाता है कई बार कि जब FII सेल कर रही है तब आपको पैसा डालना चाहिए, और जब FII पैसा डाल रही है तो आपको निकलना चाहिए। तो एक प्रिंसिपल के तौर पर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे DII यानी कि जो घरेलू संस्थाएं हैं वो यहाँ पर स्टेक बढ़ा रही है, और जो फॉरेन की संस्थाएं हैं वो यहाँ से स्टेक घटाती चली जा रही है। अब दोस्तों इसके वैल्यूएशन पे आते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा। इसका मार्केट कैप जो कि 14,000 करोड़ रुपीस के आसपास चल रहा है, ये स्लाइटली इंडस्ट्री पी से जो है ज़्यादा चल रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्री पी 13.04 है, वहीं पर इसका शेयर प्राइस 13.85 पर आपको दिख रहा है, और प्राइस बुक वैल्यू देखिए दोस्तों 1.46 पर दिख रहा है। तो ऐसे केस के अंदर में वैल्यूएशन वाइज जो है ये काफ़ी जो है सस्ता स्टॉक दिखता है इस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर में। अगर दोस्तों हम लोग कंपेयर करते हैं टिकर टेप के अंदर में, जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी, साथ ही हमारे वीडियो के स्पॉन्सर भी है, लोग इसको कंपेयर करते हैं टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में, तो आप पैटर्न जो देखेंगे इसका पैटर्न आपको सेम दिखेगा दोस्तों। जहां पर अशोक लीलैंड जो है इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर में 44% डाउन हुआ है, वहीं पर महिंद्रा एंड महिंद्रा 35% और टाटा मोटर्स तो बहुत ज़्यादा यानी कि 52% डाउन हुआ है। तो ये मिडिल में कहीं ना कहीं ये कंपनी आ रही है, लेकिन दोस्तों जो डाउन का होने का पैटर्न है वो लगभग सेम है, इसके प्राइस का मूवमेंट जो है सेम दिख रहा है, यानी कि इंडस्ट्री के किसी तरह से विपरीत नहीं चल रहे हैं, ये बात समझ में आती है। अब दोस्तों जो दो रीसेंट न्यूज़ आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ में आपको बता दूं कि यहाँ पर वो अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पर उनको 1200 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम जाएगा, और ऑलरेडी आपको पता है कि कंपनी डेट के अंदर है, हालांकि वो डेट जो है धीरे धीरे चुका रहे हैं। सेकेंड न्यूज़ दोस्तों अभी अभी रिसेंट में आई है, वो ये कि यहाँ पर NCDs यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो है कंपनी द्वारा खरीदे जाएंगे 500 करोड़ रुपए के, तो यहाँ पर कंपनी की डेट में एडिशन होने वाला है। और दूसरी जगह हमने देखा कि स्टेक बाय करने की वजह से उनका पर्टिकुलर लिक्विडिटी जो है कम होने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग वेदांता की डीलिस्टिंग के बारे में जो है समझना चाहते हैं, तो हमारा एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन जो है आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो के अंदर में, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों क्या मेरा ओपिनियन
है इस पूरी तरह की चीज़ों को देखने के बाद में। तो दोस्तों अशोक लीलैंड एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी समय से चलती आ रही है, प्रमोटर्स का रेपुटेशन भी अच्छा है और यहाँ पर मुझे वैल्यूएशन सस्ते दिखते हैं। लेकिन दोस्तों आगे का जो सिनेरियो है वो थोड़ा अनसर्टन यहाँ पर ज़रूर दिखता है। अनसर्टन नॉट इन द टर्म्स कि ये कंपनी जो है उसको ऑर्डर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस टर्म्स में नहीं, लेकिन मुझे अनसर्टनिटी इस बात की लगती है कि कब से जो है ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है रिज्यूम होगी कंपनी के फेवर के अंदर में, डिमांड कब वापस आएगी। तो मुझे यहाँ पर लगता है दोस्तों अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहला इंस्टॉलमेंट आप अभी पुट कर सकते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट Q4 FY20 का जब रिजल्ट आएगा उस समय कंसीडर कीजिए और इस तरह से जो है 1-1.5 साल के अंदर में जो है इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। मुझे ये कंपनी अच्छी लगी, लेकिन दोस्तों आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको जो है अपना एनालिसिस करना चाहिए पूरी तरह से और आपको ये देखना चाहिए कि ये कंपनी जो है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो है सही बैठती है कि नहीं बैठती है, अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हर तरह के स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स यहाँ पर लागू है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी तरह के और वीडियोस के साथ हम लोग आते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और वीडियोस हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।